नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र, आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 4 टेस्ट पेपर के बारे में। इसके अलावा सीईटी में जो क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल टेस्टों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए टेस्ट नंबर 5। बिल्कुल, तो ये 25 क्वेश्चन आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आने वाले जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, मैं फिर बोलूंगा आप केवल पर्टिकुलर एग्जाम की बात ना करें, मैथ्स की बात करें। और मैथ्स में जो टॉपिक्स हैं वो हर एग्जाम में कॉमन होते हैं, लगभग सभी एग्जाम में अर्थमेटिक आती है, एडवांस मैथ आती है। तो बिल्कुल हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर बात करने वाले हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप दोस्तों से शेयर करिए। बिल्कुल आप शेयर करिए, उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर बिना फॉर्मूले की चीज़ों को पढ़ाया जाता है, बिना फॉर्मूले की चीज़ों को सिखाया जाता है। मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ, जीवन में कभी भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 और 250 रुपए रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 साल का सीआई हमारे पास है 300 रुपए और 2 साल का एसआई हमारे पास 250 रुपए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है 2 साल का एसआई 250 रुपए, इसका मतलब 1 साल का कितना होगा, आधा, 125 125। अब देखो ये हमारा एसआई हो गया। मैं आगे बात नहीं कर रहा, पहले चीजों को सिंपल कर रहा हूं, मेरे काम की क्या क्या चीजें हैं। अब सीआई की बात करें तो पहले साल में सीआई 125 तो होगा ही होगा, अगले साल भी 125 होगा, लेकिन मुझे 50 रुपए का ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। कारण क्योंकि यहाँ पर 300 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखो 125 प्लस 125 250 प्लस 50 कितना हो गया, 300। अब आगे क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है, समान है। दोनों के लिए ब्याज दर क्या है यहाँ पर दोस्तों, समान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज रूप से संयोजित होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपने एक चीज पढ़ी है, आप चाहे तो मेरे लेक्चर उठा के देख सकते हैं कि मुझे पता है यहाँ पर 50 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज, जिसको हम क्या बोलते हैं, बच्चा ब्याज बोलते हैं। ये ब्याज किस पर मिला है, पिछले साल के ब्याज पर ब्याज मिला है। तो यहां पर इसकी रेट निकाल लीजिए आप। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रेट अगर निकालने जाऊंगा तो 50 रुपए का ब्याज किस पर मिला दोस्तों, ये मिला 125 पर। और रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा आंसर, बहुत आसान सा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। 25 से काटा 4/5, 5 से काटा इसको 10 बार, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 40% इसका राइट आंसर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और साथ के साथ इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जहां पर सीआईएसआई टॉपिक दिया जाता है वो एग्जाम में एक साथ दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन इस तरह का बना सकता है आपसे। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी क्वेश्चन की तैयारी करिए, अगर आप सीआईएसआई पढ़ रहे हैं तो आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपकी तैयारी पूरी नहीं है। ये तैयारी करने के लिए जरूरी है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। एक संख्या x जो है वो y की दूसरी संख्या y है, उसकी 3 गुनी है। तो x बराबर यहाँ पर 3y बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल। तो x y की 3 गुनी है। यदि दोनों संख्याओं का योग क्या है, 20 है, तो x और y के मान क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऑर्डर के हिसाब से आप चाहें तो ऑप्शन को उठा के आंसर निकाल सकते हैं। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन x होगा, दूसरा ऑप्शन y होगा। क्या ये 3 गुनी दिख रही है क्या, क्या 8 12 की 3 गुनी है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो पहला ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। क्या 5 15 की 3 गुनी है, बिल्कुल नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। क्या 15 5 का 3 गुना है, बिल्कुल, ये 3 गुना है और इसका योग भी 20 है, तो मेरा आंसर होगा। अगर मैं मेथड की बात करूं तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 20 है। तो यहाँ पर x का मान 3y है, तो 3y प्लस y बराबर 20। और यहाँ पर आप देखिए 4y बराबर 20, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, y का मान आ गया 5। और y का मान 5 है तो x का मान दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर 3 गुना है, तो देन x की वैल्यू कितनी आएगी, 15। और ऑर्डर ये जो क्रमशः वर्ड लिखा हुआ है इसका जरूर ध्यान रखिए। तो आप काफी सारे क्वेश्चंस को ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत ही प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ईजी था। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस टेक्निक से इसको सॉल्व करें, कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में सही करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में सही क्वेश्चन को कम समय में करना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही ये है हमारे लिए मैथ्स के अंदर कि अगर क्वेश्चन करना आपको आता है लेकिन सही समय में, यानी कम समय में अगर आप उसको सॉल्व नहीं करें तो आने से कोई फायदा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी, क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जी क्या है, केंद्रक है। केंद्रक के बारे में जानते हैं आप लोग, बिल्कुल केंद्रक के बारे में जानते हैं। जब त्रिभुज में माध्यिका खींची जाती है तो माध्यिकाओं का जो बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, जैसे मैंने माध्यिका खींची, ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी है, और मैंने यहाँ पर माध्यिका खींची एडी, और मैंने एक और माध्यिका खींची यहाँ पर मान लीजिए बीई, और यहाँ पर एक और माध्यिका खींची सीएफ। तो इन सबका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, यहाँ पर केंद्रक कहलाता है। क्या कह रहा है, एडी माध्यिका है, बिल्कुल एडी माध्यिका कहाँ है, और जिसकी लंबाई 9 मीटर है, यानी 9 सेंटीमीटर है। ये पूरा एडी बराबर 9 सेंटीमीटर है। और हम जानते हैं जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर ये 9 सेंटीमीटर है और मुझे पता है ये बात कि एजी और जीडी का जो रेशो है वो क्या होता है, 2:1 होता है, यानी केंद्रक माध्यिका को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं
क्या AG अनुपात GD 2:1 है, तो AG का मान मुझसे पूछ रहा है, तो AG का दूसरा हिस्सा टोटल कितना है 2 और 1 3 गुणा 9 सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन जो थर्ड है इसका आंसर क्या होगा 6 सेंटीमीटर। हाँ, अगर GD की बात कर रहा होता दोस्तों तो GD का जो मान होता वो 3 सेंटीमीटर था, ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर है नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए केंद्र क्या होता है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, बट देखो सीधे सीधे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कम समय में सॉल्व करना, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कम समय में सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उनको देख रहे हैं हम लोग। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधा फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब यहाँ पर भुजा होती है, तो √3/4 ए का मान क्या है, भुजा कितनी है 20, तो 20 गुणा 20। ये क्वेश्चन लाकर आपकी केवल प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिससे आपके लिए चीजें आसान हो जाए, आपको फॉर्मूले याद हो जाए। तो बताओ क्या आया अपने पास 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर में लिखा हुआ बिल्कुल, तो यहाँ पर 100√3, यहाँ पर इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। इसके अलावा भी आप इसको हीरोन्स के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हीरोन्स के फॉर्मूले से क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं हमारे पास है। अगर आपको त्रिभुज का डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है, ये काफी लोगों बच्चों को नहीं पता ये बात कि अगर तीनों भुजाएं समान है तब भी आप हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए, हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं आप। क्या होता है हीरोन्स का फॉर्मूला, S निकालना पड़ता है, तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाय 2, 20 40 60/2, यानी यहाँ पर S का मान आएगा 30। तो रूट में क्या लिखोगे S माइनस A यानी 10, फिर B भी 10 और C भी 10, सबको घटाया तो ये आएगा। अब देखो 300, अब 300 का मतलब क्या है 3 गुणा 10, तो देखो 10 कितनी बार हो गया 4 बार, 2 बार 10 बाहर आ गया यानी 100, और रूट में क्या रह गया 3। आंसर देखो दोनों में क्या आ रहा है सिमिलर आ रहा है। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको याद करने की कुछ भी नीड नहीं है, आप अगर कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास है कि एक ठोस, ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्या है जिसकी त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्या है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करें, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr h+r, जिसका मान क्या है 60 पाई। अब देखो यहाँ पर पाई से पाई तो कट गया हमारे पास, सबसे पहला काम तो त्रिज्या अपने पास 3 है तो 3 रख दीजिए, 3 दूनी 6 ये हो गया, h प्लस और r का मान 3 है तो ये हो गया 60। अब 6 से काट दीजिए 60 को, ये हो गया 10, तो यहाँ पर h प्लस 3 का मान 10 है, तो यहाँ पर h का मान कितना होगा, h का मान होगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन को कम समय में आप कैसे करते हैं। देखिए मैं आपको बार बार एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आपके लिए पेपर को सॉल्व करना बहुत ही आसान टास्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है। कितनी, 5 संख्याओं का माध्य, और माध्य मतलब औसत होता है। तो यहाँ पे 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो 5 में से निकाल दो, बची कितनी 4 संख्याएं, तो उनका माध्य 16 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करिए। फिर कैलकुलेशन वाली बात है, तो 5 संख्याओं का टोटल कितना होगा 5 गुणा 18, उसमें से 4 संख्याएं जो बची उनका टोटल कितना होगा 4 गुणा 16, तो टोटल 5 में से टोटल 4 को घटा दीजिए तो किसका बचेगा, जो निकाला है उसको बचेगा। तो 90 माइनस 64, तो इसका मान क्या होगा 26। ऑप्शन में 36 भी हो सकता है, बिल्कुल है 36, तो इसका आंसर क्या होगा 26। कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, यहाँ पर 36 भी टिक कर सकते हैं। डेफिनेटली कई बार जल्दबाजी में हो भी जाता है, हम 26 की 36 टिक कर देते हैं क्योंकि 9 6 फिर जल्दबाजी रहती है, तो 36 भी हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा चीजों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे सामने कि एक विक्रेता ने, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, और ऐसे क्वेश्चन तो कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, समय खराब करते हैं। देखिए किसको आसान कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि एक विक्रेता ने 15 रुपए की दर से 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे, यानी इसका मतलब 5 संतरे का मूल्य कितने रुपए है बेटा, 5 संतरे का मूल्य है भाई 15 रुपए। अब क्या कह रहा है, उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, यानी 3 संतरों को उसने कितने में बेचा, 5 रुपए के हिसाब से बेच दिया। ओके, अब उसका हानि परसेंट ज्ञात करो। खुद ही बता रहा है हानि है, चेक करते हैं कि हानि हो भी रही कि नहीं हो रही। और ऑप्शन में 43 से 4/9 गैप लिखा हुआ है, ये 43 से 4/9 है, ये 41 से 4/9 है, ये 44 से 4/9 और ये 42 से 2/9 है हमारे पास। तो कैलकुलेशन की बात करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, काफी सारे लोग उसको क्रॉस गुणा करते हैं, कर लीजिए, हर जगह काम नहीं करता लेकिन वो, ठीक है। तो उसको करने का तरीका क्या है, मात्रा समान कर दीजिए इसकी, क्या कर दीजिए मात्रा समान। तो ऊपर देखो अगर मैं 3 से गुणा कर दूं
और नीचे 5 से गुना कर दूं तो क्या होगा, मात्रा समान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन में देखो काफी सारी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए कि मुझे एक तो ये नहीं दे रखा कि कितनी मात्रा मैंने खरीदी, इसमें ये नहीं देखा कितनी मात्रा मैंने बेची, मुझे केवल ये दे रखा है कि इस रूप से मैंने खरीदा और इस रूप से मैंने इसको बेच दिया। तो मुझे क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर कि मैंने कितनी मात्रा खरीदी है। तो मैंने क्या किया, इनकी मात्रा समान करके मैंने एक छोटे सा कैलकुलेशन निकाल लिया कि मैंने 15 मात्रा खरीदी मान लो संतरों की। तो 15 मात्रा खरीदी तो कितने की पड़ी, 15 थी 45 रुपए की मेरे पास मात्रा पड़ी। और मैंने 15 मात्रा जब बेची तो मैंने कितने में बेची होगी बेटा, पचम 25 रुपए में बेची होगी। क्योंकि जब गुणा इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा सेम। तो पचम 25 यानी 45 रुपए में मैंने 15 संतरे खरीदे और 25 में बेच दिए। तो मुझे लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 20 का। अब इस बात का ध्यान रखिए, देखो यहां से काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रहा है? सबसे पहला चीज मुझे क्लियर हो रहा है कि मुझे 20 रुपए का यहाँ पर लॉस हो रहा है। कितनी मात्रा पर, 15 संतरों पर, यानी 15 ऑरेंजेस पर मुझे 20 रुपए का लॉस हो रहा है। अब 20 का लॉस किस पर हो रहा है, कॉस्ट पर होता है। तो लॉस या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पर होगा। तो 20 बटा 45 गुणा 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको काटा तो ये हमारे 5 से कटा 4 बटा 9 और 100 में 9 का भाग लगाया तो क्या होता है 11 से 1 बटा 9। तो 4 गुणा 11 से 1 बटा 9, ये सब कैलकुलेशन देखो मैं पूरा गुणा नहीं कर रहा, 44 से ही 4 बटा 9। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया 11 चौक 44, 4 एकम 4, तो 44 से 4 बटा 9 ये मेरी कैलकुलेशन की चीज थी। तो यानी ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है। देखिए कैलकुलेशन वाली चीजें आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको इन लेक्चर से बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, बस आपको मेरा छोटा सा काम करना है कि आप इस लेक्चर्स को जितना हो सके उन जरूरतमंद लोगों को तो पहुंचाइए जो मैथ से नफरत करते हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि आप मेरे लेक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, सच में हो जाएगा प्यार। क्योंकि मैथ इतना आसान सब्जेक्ट है कि थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, थोड़ा सा आपको समय देना है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। बस उसके बाद देखिए मैथ्स कैसे ईजी हो जाएगी आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 4, 15, 24 के तृतीयानुपाती की गणना कीजिए। तृतीयानुपाती यानी इसका मतलब समानुपात का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 4, 15, 24। तो 4 अनुपात, तृतीयानुपाती गायब है यहाँ पर, यानी 4 संख्याएं जब समानुपात में होती हैं तो उसमें से तीसरी पोजीशन गायब है। तो 4 अनुपात 15, तीसरी पोजीशन गायब है, इसको x मानिया, और अनुपात 24। अब यहां पर अगर मेरे को बोलता द्वितीयानुपाती ज्ञात करो तो मैं x को दूसरे नंबर पर रख देता। अगर मुझसे बोलता चतुर्थानुपाती ज्ञात करो तो मैं चौथे नंबर पर रख लेता। ठीक है, अब जब ये कॉन्सेप्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 4/15, मैं तो आपको पूरा बता रहा हूं, तो डायरेक्ट बात करेंगे, x/24 यानी इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है। ठीक है, ब्रज गुणा कर लीजिए। तो ब्रज गुणा करोगे तो आएगा 15x बराबर 4 × 24। तो x का मान आ गया 4 गुणा 24/15। तो इसको अपन काट सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर 3 से काटा तो ये कट गया 3 से 8 बार, ये कट गया 3 से 5 बार, तो 32/5 इसका राइट आंसर होता है। लेकिन जब हम बात करें डायरेक्ट करने की तो ये तो मेथड हो गया। डायरेक्ट करने के लिए क्या होता है कि इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। आपने जैसे पढ़ा होगा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हुआ, 32/5, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फिर ब्याज के ऊपर ब्याज के रूप में आया है। और इस क्वेश्चन को देख के आप आंसर भी निकाल सकते हैं, उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चन पहले वाला जैसा क्वेश्चन था ना उसके जैसा ही है। चलो क्लियर होगा, विजिबल होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश की जाती है जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है, यानी एनुअली आपको इसका भुगतान किया जाता है। पहले 2 वर्षों का ब्याज 400 और यहाँ पर लिखा हुआ है 420 रुपए लिखा हुआ है। तो राशि क्या है ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर सिंपल वे में मेरे को कुछ नहीं क्लियर किया कि कौन सा ब्याज, लेकिन एक ऊपर एक लाइन लिख दी है कि ये चक्रवर्ती ब्याज है। अब काफी लोग इसको क्या समझेंगे कि 400 रुपए साधारण ब्याज होगा, नहीं है, ये पहले वर्ष का यहाँ पर क्या है, पहले वर्ष का CI है 400 रुपए। क्लियर लिखा हुआ है ना कि पहले 2 वर्षों में ब्याज 400 और 420। अब देखो पहले वर्ष में 400, अगले साल 400 तो होना ही होना है। टोटल कितना है 420, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 20 रुपए क्या है, मैंने पहले जो बताया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये। तो ये इसका बच्चा ब्याज हो गया। तो यहां से मुझसे राशि पूछ रहा है, पहले रेट निकालना सीखो इसकी। तो देखो रेट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है इसकी रेट निकालना। रेट बराबर 20 रुपए हमारा ब्याज है, किस पर ब्याज है ये, 400 पर, तो बच्चा ब्याज हो गया गुणा 100। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5% रेट। इसका मतलब ये है कि जो ब्याज मिल रहा है वो आपको हर बार 5% मिल रहा है, यानी पहले वर्ष का ब्याज जो 400 रुपए है वो राशि का कितना परसेंट है, 5% है। अब 5 किसके बराबर है, तो भैया 5% जो है वो 400 के बराबर है। तो 100% का मान निकालूंगा तो 400/5 गुणा 100 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए कट गया ये 20 बार, तो बिल्कुल 8,000 रुपए इसका करेक्ट जवाब है। तो ऑप्शन सी
क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी इसका 8,000 रुपये आंसर आ गया। मैं इसको और काफी तरीके से भी कर सकता हूँ, बट सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पर 1 साल का ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज के तौर पर ट्रीट होता है। तो 1 साल का ब्याज 5% है, तो 5 रुपए का ब्याज आपको हमेशा मिलेगा। तो 5 रुपए ब्याज किसके बराबर है, यहाँ पर 400 के बराबर है। तो 100 का मान निकाल लिया मैंने, कितना है, 8,000 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या दे रखा है, एक घनाभ के ऊपर क्वेश्चन बोल रहा है और आयतन की बात कर रहा है। तो आयतन तो बहुत आसान होता है, यदि घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपको दे रखी है तो घनाभ का आयतन ज्ञात करिए। ये मीटर क्यूब है सारे के सारे, ठीक है, ये क्या है, सबके सब मीटर क्यूब है। वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट कोई इशू नहीं इस बात से। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसका आयतन कैसे निकालेंगे। देखो आयतन क्या होता है, जैसे मान लीजिए जिस रूम में मैं खड़ा हूँ, ये मेरा रूम है, इस रूम में मुझे आयतन की बात करें तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर पानी भरना है। मान लीजिए आयतन का मतलब इसमें मैं कितना भर सकता हूँ वो बात कर रहा है। तो इस रूम के अंदर मान लीजिए मैंने पानी भरा, तो पानी सबसे पहले डालूंगा तो कहाँ फैलेगा, फर्श पर फैलेगा। तो फर्श पे कितना पानी आएगा, फर्श पे फर्श के क्षेत्रफल के बराबर पानी आएगा। अब फर्श का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको खींच के अगर मैं h ऊंचाई तक ले आऊं तो क्या ये टैंक पूरा हो जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, टैंक का वॉल्यूम, वैसे वो टैंक का नहीं, किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, उसका बेस का एरिया, तो L गुणा बी बेस एरिया इंटू उसकी हाइट। चाहे आप बेलन की बात करो, मान लो बेलन होता तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, जैसे मान लो बेलन है, गिलास है, तो इसमें पानी भरा तो नीचे कितना पानी आएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। और खींच के कहां तक लाना है, h ऊंचाई तक, तो इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। डायरेक्टली याद कर सकते हैं इस तरीके से। तो बताओ L का मान कितना है, यहाँ पर L का मान 7.5 है, ठीक है। उसके बाद B का मान 22 है और H का मान 13 है। चलिए पॉइंट आया, तो नीचे 10, ओके, और कट रहा है तो ये बिल्कुल कट गया 11 से, ये कट गया 5 से, ये कट गया 15। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए 5 के मल्टीपल में सारे नंबर है, लेकिन ऐसा नंबर जो 13 के मल्टीपल में या 11 के मल्टीपल में होगा वो मेरा आंसर होगा। तो एक तरीका तो मैं गुणा कर ले लूँ फटाफट से, 15 गुणा 11 195, और 15 गुणा 13 195 होता है, 195 गुणा 11 किया तो 5 का 5, 9 और 5 14 का 4, कैरी 1, 10 और 11 का 1, तो 2145 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल 2145 ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने इजी कर लिया है। चाहो तो कैलकुलेशन चेक कर लो, 11 5 55, कैरी 5, 99 और 5 104, हासिल 10 21, बिल्कुल ठीक है आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, क्या है, ये हमारा चतुर्भुज पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 मीटर स्क्वायर है, सब में ये स्क्वायर चला गया ऊपर नीचे, ठीक है। सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंब 16 और 12 है। तो चतुर्भुज कैसा है मुझे नहीं पता, इस चतुर्भुज में क्या बोला गया, इस चतुर्भुज में विकर्ण दे रखा है आपको, इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब जो है वो अपने पास दे रखे हैं कितने, 16 और 12। तो ये 16 है और ये 12 है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, क्या करोगे, त्रिभुज का निकालो। ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज की लंबाई में विकर्ण की लंबाई मान ली d, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 त्रिभुज का आधार गुणा ऊंचाई, ये लंब है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई हो गई 16, ऐसे 1/2 आपकी बार इस त्रिभुज को ले लो, आधार है d, ऊंचाई कितनी है 12, क्षेत्रफल कितना है 336, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये कट गया हमारे पास 8 बार, ये कट गया हमारे पास 6 बार, तो 8d और 6d मिलाकर 14d हमारे पास हो गया, जिसका मान है 336। तो d का मान, विकर्ण की लंबाई निकाल लीजिए, 336 डिवाइडेड बाय 14, तो 14 दूनी 28, ठीक है, कितनी बार कट गया, 5 बज गया, 14 तो 56, तो यहाँ पर 24 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी 24 सेंटीमीटर इसकी यहाँ पर क्या निकल के आई हमारे पास, इसके विकर्ण की लंबाई। तो देख लीजिए त्रिभुज बन गया और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालना जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, तो इन दोनों से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। चलिए ये हमारा छूट के ऊपर लग रहा है मुझे, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वॉशिंग मशीन को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है, यानी अंकित मूल्य को 10% आपने कम किया है, नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है, यानी नगद भुगतान किया उसके बाद कितने की छूट एक्स्ट्रा दी है, 5% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। यदि मशीन का अंकित मूल्य 54,000 रुपए है, तो 54,000 रुपए है तो नगद भुगतान के बाद ग्राहक को कितने रुपए देने पड़ेंगे मशीन के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन काफी बार हम पढ़ चुके हैं। तो 54,000 रुपए हमारी मशीन का मूल्य है अंकित, पहला डिस्काउंट कितना 10%, तो 90% रहेगा, ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट हमारा कितना है, दूसरा डिस्काउंट हमारा 5%, तो 95% रह जाएगा। चलिए बस इसको कैलकुलेट करना है, तो 3 0 1 2 3, ये 4 0 कट गई बिल्कुल। तो इसका मतलब जो नंबर आना चाहिए वो 2 गुणा 27, यानी 10 की फॉर्म में आना चाहिए, 25 की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, समझना इस बात को।
कहीं भी 25 नहीं बन रहा है, क्योंकि 54 का मतलब 2 गुणा 27 होता है, यहाँ पर 2 है और 27 मतलब 3 की पावर 3 है। अगर मैं आगे बात करूं, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है, और 95 का मतलब 19 गुणा 5 है। तो 19 गुणा 5 नहीं, 5 एक आ रहा है, तो 5 का 1 का मतलब है यहाँ पर 2 जीरो कभी नहीं आ सकती, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या बचा? ऑप्शन बी। बाकी अब आप कैलकुलेट करिए, आप आंसर निकालिए। बाकी एक और तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पर 27 का 7 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर 9 बचा और यहाँ पर 19 का 9 बचेगा, तो 9 नाम 81 का 1 गुणा 7, बिल्कुल 7 बार आ रहा है जीरो के बाद, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने कर लिया ये मान लीजिए। तो मेरा आंसर हिट करने का तरीका ये था, आपका क्या है वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 13 है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह 9,600 की बचत प्राप्त करता है तो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे भाग के बराबर है। ठीक है, तो बोला उसके मासिक वेतन की गणना करिए। अब यहां पर सिंपल सा एक क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़िए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पूरी बात को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तभी इसका आंसर सही आएगा, वरना नहीं आएगा। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पे खर्च कर रहा है, ठीक है, भोजन पर 20% खर्च किया, तो मान लो शुरू में 100 रुपए कमाए होते, तो 20 खर्च कर दिए, बचे कितने? 80 रुपए हमारे पास बचे। अब बोल रहा है शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता है। अब शेष का 1/4, ये शेष था, इसका 1/4 दान पे खर्च किया, तो इसका 1/4 कितना होता है? 20 होता है, तो बचा कितना? 60। अब मुझसे क्या बोल रहा है? मुझे बोल रहा है कि और यदि वह प्रति माह 9600 की बचत करता है। अब ये नहीं कह रहा कि 60 के बाद 9600 की बचत कर रहा है वो, अभी जो बचेगा वो बाद में देखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे भाग के बराबर है। ठीक है, अब ये जो भोजन, अपन ने जो भोजन और दान पर जो खर्च किया, उसकी जो बची राशि कितनी? 60, उसके आधे भाग के बराबर, यानी इसका आधा भाग कितना होता है? इसका आधा भाग होता है 30, तो यहां पर 30 का मान आपको 9600 दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये समझना जरूरी था। क्या लिखा हुआ? देखो, ये बचत करता है और ये राशि जो है वो उसके खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे भाग के बराबर है। तो मुझसे क्या बोल रहा है? उससे एक मासिक वेतन की गणना करिए, 100 का मान निकालना है, तो 9600 बटा 30 गुणा, मुझे क्या करना है दोस्तों? मुझे यहां पर गुणा 100 करना था, तो 100 कर लीजिए। तो ये कट गया, बिल्कुल ये कट गया, 0, 3 से कटा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 32,000 रुपए। यानी इसकी यहां पर हम देखें तो मासिक आय कितनी है? 32,000 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है हमारे पास? 14वां नंबर का क्वेश्चन है, ये समांतर चतुर्भुज पे क्वेश्चन दिया गया है। चलिए बात करते हैं, क्या कह रहा है? एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी संगत ऊंचाई का 2 गुना है। ये समांतर चतुर्भुज है, ये आधार मान लीजिए, ऊंचाई मान लीजिए, तो ये ऊंचाई अपने पास मान लीजिए x है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? 2x। ओके, तो इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। तो अगर हम देखें, इसकी बात करें, तो क्षेत्रफल क्या होता है समांतर चतुर्भुज का? आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है? 2x, ऊंचाई गुणा क्या है? x, इसका क्षेत्रफल क्या है? 144 आपको दे रखा है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर 2 का भाग लगाया तो 72 आ गया, और x बराबर रूट में 72, यानी 36 का 6, भाई 36 गुणा 2 लिख दूं ना इसको मैं, तो 6√2 इसका क्या आ गई? इसकी यहाँ पर x का मान आ गया। पर पूछ क्या रहा है? ऊंचाई, ऊंचाई मैंने x ही मानी थी, तो हाइट बराबर x बराबर क्या है? 6√2। आधार पूछता तो 6 दूनी डबल 12 हो जाता, तो यहाँ पर 6√2 एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 12 वाला है भी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 कह रहा है कि त्रिभुज का एक कोण 108 डिग्री है तथा अन्य 2 कोण बराबर हैं। चलो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है जिसके 2 कोण क्या है? 2 कोण बराबर हैं, तो ये और ये कोण बराबर हैं, तो इन बराबर कोणों में प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कई बार आपको लगेगा कि ऐसा घटिया सा क्वेश्चन क्या ले लिया, बिल्कुल, कभी कभी हमें स्पीड में जब हम रहते हैं तो जल्दबाजी में कर बैठते हैं। तो ये 108 है, तो बचा 72 इन दोनों के लिए, तो 72 का मतलब 36 ये और 36 ये, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। तो इसका सीधा सा आसान सा प्रश्न का आंसर क्या हुआ? 36 डिग्री इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, लिख रहा है ना, प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करें यहाँ पर 16वें की, तो 16वें क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ये मिश्रण का लग रहा है मुझे, तो देखते हैं इसको क्या है। 96 रुपए प्रति किलोग्राम और 104 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 1:1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है। तीसरी किस्म का पता ही नहीं है,
पहली वाली 96, दूसरी 104 के 1 और 2 के अनुपात में तीसरी किस्म के साथ मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म के चावल का मूल्य ज्ञात करो। अब ये एलिगेशन का क्वेश्चन एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बट इसको आसान तरीके से देखें तो बहुत इजीली कैसे करेंगे। 96 वाले को अपन ने इसके अनुपात पे पढ़ो, एक किलो मिलाया। 104 वाले को कितना किलो मिलाया, 104 वाले को भी अपन ने 1 किलो मिलाया, ठीक है। और जो तीसरी वाले का मूल्य उसको x रुपए मान लिया मैंने, और उसको मैंने 2 किलो मिलाया। भाई 96 वाली 1 किलो, 104 वाली 1 किलो, और जो तीसरी x वाली वो 2 किलो ले ली। कुल कितने किलो हो गए, 4 किलो, और 4 किलो का कुल मूल्य कितना है, 113 गुणा 4। क्यों, क्योंकि 1 किलो का प्राइस दे रखा है ना। अब सीधे x का मान निकाल लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ये। तो 96 तो ये हो गया, 104 ये हो गया, टोटल 200 हो गया, और ये 2x हो गया, और इसको जब गुणा करोगे तो 452 हमारे पास हो गया। तो 2x बराबर ये हो गया 200, घटाओगे इधर आके तो 252, तो यहाँ पर x का मान आ गया 252 डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल, तो 126 रुपए प्रति किलो, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब था। तो ये जो मिश्रण बोल रहा है इसका मतलब भी वही है कि मैंने पहले वाले को 1 किलो, दूसरे को 1 किलो और तीसरे को 2 किलो लेकर मिलाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 क्या है, ये हमारा ब्याज के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया एक तरह से, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, मैं इसको कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, आपको इजी करवाऊंगा। 5,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई। यदि क्या है, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, यानी सीआई की कॉन्सेप्ट की बात करें तो 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना होगा। तो 2 वर्ष का ब्याज अलग निकालना है, 3 वर्ष का ब्याज अलग निकालना है। देखो वैसे 2 तरीके हमारे पास, रेट 10 है तो 10 बार काटेगा, ऊपर 11, ये तरीका मेरे लेक्चर्स में है, कंटेंट में है, आप देख सकते हैं। 2 वर्ष का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 121/100। मैं फिर बताता हूँ ऐसा क्यों लिखा। रेट 10% है ना, क्या 100 को काटेगा, बिल्कुल काटेगा 10 बार, ऊपर 11, एक बढ़ा के लिखना होता है हमेशा। समय कितना, समय यहाँ पर 2, क्योंकि जब 2 वर्ष की बात करें तो 121/100 लिख दिया। ऐसे अगर 3 वर्ष की बात करूंगा तो ऊपर क्यूब हो जाएगा बस, क्योंकि 10 कितनी बार काटेगा, 10 बार 100 को, इतना, तो ये होगा 1331/1000, क्यों कर लिया। अब देखो यहाँ पर मूलधन होगा 100, यहाँ पर मूलधन होगा 1000, क्या मूलधन समान है, नहीं है, तो एक काम करो 10 से गुणा कर लो, तो ये ऊपर 0 नीचे भी 0, तो ऊपर हो गया 1210 और नीचे क्या हो गया 1000। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 210 रुपए, ठीक है। और 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 3 वर्ष का ब्याज है हमारे पास 331 रुपए। ओके, तो बताओ अंतर कितना आया, अंतर आया हमारे पास 121 रुपए हमारे पास अंतर आ गया, ठीक है। कितना अंतर है, 121 रुपए। तो यहां पर देखो 1000 किसके बराबर है, 1000 दोस्तों यहां पर बराबर है किसके, 5000 के। 1000 किसके बराबर है यहाँ पर, 5000 के। तो 5000 अगर 1000 के बराबर है तो 121 का मान निकाल लीजिए। चलिए, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, तो इसका आंसर आया 605 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। तो देख लीजिए, इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। मैं चाहूं तो अलग अलग सॉल्व कर सकता हूं, तो मैंने सीधा क्या किया, 10% को नीचे रखा, 10 बार काटेगा, ऊपर 11, समय 2, तो 121/100 आया था। यहाँ पर 1331/1000 आया था, दोनों में मूलधन समान होना चाहिए, इसका भी 1000 इसका भी 1000, तो उसको ऊपर नीचे 10 से गुणा किया, तो 1000 पर 210 रुपए का ब्याज मिला 2 साल में, और 3 साल में 331 का, तो अंतर कितना है, 121 रुपए का। 121 का मान निकाल लिया। चलिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा फिर ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। इसमें चार्ट, एक आकृति भी दे रखी है मुझे, पढ़ते हैं क्या है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी में अंतः त्रिभुज खींचा गया, बिल्कुल एबीसी में अंतः त्रिभुज खींचा गया जैसे दिखाया गया है। यदि डी वृत्त के बिंदु सी पर क्या है, स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा हमारे को दिख रही है। यदि एम, क्या लिखा हुआ, यदि एम मान दे रखा है कोण ए सी डी का, ए सी डी यानी इस कोण का मान दे रखा है आपको 65 डिग्री, ओके, तथा कोण एम ए सी बी, इसका मान आपको दे रखा है एम ए सी बी, है ना, इसका मान 35 है। पूछ रहा है कोण बी ए सी का मान, यानी बी ए सी, इस कोण का मान पूछ रहा है। अब सुनो एक छोटी सी बात, अब मैं बताऊं, अगर देखो ये 65 है, ये 35 है, तो इन दोनों का जो नाम, इन दोनों का जो मान होगा वो दोस्तों मान कितना होगा, ये 65 है, ये 35 है, तो इन दोनों का योग टोटल कितना हुआ, यहाँ पर 100 हो गया, तो बचा कितना, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 80। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180, तो मतलब त्रिभुज की नहीं, एक रेखा पर कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये 65 और ये 30 35 मिलाकर 100 हो गया, बचा 80, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। इन दोनों को क्या बोलते हैं, एकांतर वृत्तखंड का कोण बोलते हैं। ये एक थ्योरम होती है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा क्या है। एक वृत्त है, ये हमारे पास एक स्पर्श रेखा है, और ये हमने इस तरह से एक
जीवा खींच के हमने कोण बनाया, तो ये वाला कोण जो है ना वो इस कोण के बराबर होता है, ये इसको बोलते हैं एकांतर वृत्तखंड के कोण। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ऐसे ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ये वो नहीं बन रहा स्पर्श रेखा नहीं, ये वो एकांतर कोण नहीं है, ये वाला कोण इसके बराबर है, सेम डायरेक्शन वाले। ओके, तो इसका मान क्या होगा 80 डिग्री, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कागज का एक आयताकार टुकड़ा 52 सेंटीमीटर लंबा 18 सेंटीमीटर चौड़ा है। आगे कह रहा है कागज को उसकी चौड़ाई में घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है। तो एक आयताकार शीट है, उसको मोड़ा मैंने लंबाई के चौड़ाई के अनुसार मोड़ा गया। तो चौड़ाई के अनुसार जब मोड़ूंगा तो जो चौड़ाई है वो उसकी क्या बन जाएगी, परिधि, यानी 2 पाई आर क्या बन जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों 2 पाई आर यहाँ पर बन जाएगी परिधि, यानी 18 के बराबर हो जाएगी, है ना। तो परिधि यानी 18 के बराबर हो गई, और यहाँ पर जो हाइट होगी वो 52 के बराबर हो जाएगी। ओके, लेकिन मुझे क्या बोल रहा है, बेलन का वक्र प्रश्न। तो बेलन को जब इस तरह से घुमाऊंगा तो वक्र प्रश्न निकालने की बात करूं तो वक्र प्रश्न उतना ही होगा जितना कागज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र प्रश्न क्या होता है 2 पाई आर एच। वक्र प्रश्न ज्ञात कीजिए, वक्र प्रश्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो 2 पाई आर का मान अपने पास कितना है यहाँ पर 18, और इसका मान क्या है यहाँ पर 52। तो देख लीजिए इसका इकाई अंक यहाँ पर 6 होगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सोचने बैठ जाते हैं, पूरा सॉल्व करने बैठ जाते हैं। हाँ, अगर आयतन पूछता तो मैं पूरा सॉल्व करने बैठता, क्योंकि मुझे त्रिज्या निकालनी पड़ती है यहाँ पर। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 37 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज में कर्ण कितना है 37 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है, ये 37 आपको दे रखा है। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि इसकी अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 12 है, तो मान लो ये 12 है ये समकोण त्रिभुज में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब मुझे तीसरी भुजा में निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो मैं तीसरी भुजा की अगर बात करूं तो तीसरी भुजा यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले तीसरी भुजा मुझे निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर क्या आने वाला है, तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, चलिए, और इसका पूरे का क्या रहेगा, इसमें रूट रहेगा। तो अब अगर आप मान लीजिए कभी कभी आपको स्क्वायर याद नहीं है, तो इसका स्क्वायर याद नहीं, तो इसको इसके लिए क्या करेंगे आप, सीधा सा तरीका है आपका एक, कि आप एक बार तो इनको जोड़ लीजिए, ठीक है, एक बार घटा लीजिए। तो 37 में से 37 और 25 12 को अगर जोड़ोगे तो हो जाएगा एक बार 49, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी यानी 25। तो 49 का रूट हो गया 7 और 25 का रूट हो गया 5, तो हो गया 35। तो इसका मतलब जो तीसरी भुजा आएगी वो आएगी 35। चलिए, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार है 12, ऊंचाई मान लेते हैं 35, तो इसको आधार मान लो, इसको ऊंचाई मान लो, बात एक ही है। तो ये कट गया 6 बार, तो इसका आंसर आएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। तो आय और व्यय का अनुपात हमको दे रखा है 8:5। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर आय की बात करें, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात करें, तो 8 के रूप में अगर मैं 8 मानता हूं तो खर्चा 5 और बचत कितनी होगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर मल्टीपल भी निकाल सकते हैं आप, चाहे तो 100 की फॉर्म में मान सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 और 300। अगर उसकी आय 25% बढ़ जाए तो 800 पर 25% बढ़ाओगे तो 800 पर 25% यानी 125, इसका मान अगर निकालोगे तो बिल्कुल 25% कितना 200 होता है, तो 1000 रुपये इसकी आय हो गई नहीं। बोला उसके व्यय में 28% की वृद्धि हो गई, तो 500 पर 28 का मतलब 500 का 128% आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो काटा, तो 8 पंजे 40, कैरी 4, यहाँ पर 4 गुणा 12 6 10 और 4 14 का 4, हासिल 1। तो यहाँ पर एक तरह से अगर हम देखें, तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 640। ओके, तो इस बार मैंने कमाए कितने हैं, इस बार मैंने कमाए 1000 रुपये, खर्च मैंने किए 640। तो बचत कितने की हुई, बचत हुई 360 रुपये की। दोबारा देखो एक बार, तो यहाँ पर 25% बढ़ाया 1000 हो गया, 28% बढ़ाया तो 640 हो गया, बचत कितनी 360, तो वृद्धि कितने की हुई 60 की। तो 60 की बचत में वृद्धि पूछ रहा है, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 60 की वृद्धि हुई बेटा यहाँ पर 300 पर। तो 300 गुणा 100, 2 जीरो कट चुकी है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 20% की उसमें बचत में वृद्धि हो गई, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। क्वेश्चन 22 क्या है, यदि दो पूरक कोणों का अंतर 74 है तो उनमें से एक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री, वो पूरक कोण कहलाता है। संपूरक जिनका योग कितना होता है 180। तो अगर मैंने एक कोण माना ए, दूसरा कोण माना बी, तो दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री, पर ये अंतर दे रखा है, ठीक है। तो पूरक कोणों का अंतर कितना दे रखा है 74, तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो 90 और अंतर घटाइए तो 74, दोनों को जोड़ोगे तो 2a आएगा, और 2a का मान कितना हो गया, अगर हम दोनों को जोड़ें तो 164 हमारे पास आ गया। तो a का मान कितना आएगा 164 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आएगा कितना 82।
तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 22 का आंसर क्या है? 82 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक गोल वॉलीबॉल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 पाई है, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मान क्या दे रखा है? 100 पाई आपको दे रखा है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पर पाई से पाई कट गया और आर स्क्वायर बराबर हो गया 25, क्योंकि 100 में 4 का भाग लगाया तो आर का मान कितना हो गया? आर का मान हो गया 5। तो क्या बोल रहा है? गेंद में भरी हुई हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई रखा क्योंकि ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है साफ साफ, और आर का मान क्या होगा? 5 का क्यूब 125, 125 गुना 4 यानी 500 होता है। तो 500/3 पाई इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औसत चाल के ऊपर क्वेश्चन है कि एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखो 10 की दूरी उसने तय करी 30 की चाल से, 20 की दूरी उसने तय करी 40 की चाल से और 30 की दूरी उसने तय करी 60 की चाल से। ये लिखा है। तो औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल तय दूरी बटा टोटल लिया गया समय, इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो कुल दूरी तो हमारे पास है 60 किलोमीटर, पर कुल समय निकालेंगे। देखो ये मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल टाइम डिस्टेंस। तो कितना हो गया? 10, 20, 30 और 30, 60 डिवाइडेड बाय, अगर हम बात करें औसत चाल के लिए कुल समय नीचे होना चाहिए। तो एक बार 10 की चाल को 30 की स्पीड से तय किया तो 10/30 इसका समय हो गया। उसके बाद अलग समय निकालो, 20 वाले को 40 से और उसके बाद 60 वाले और 30 वाले को 60 से। ओके चलो सॉल्व कर लो। तो ये 1/3 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, 1/2 1/2 1 हो गया, 1 + 1/3 यानी 4/3। तो 60 भाई नीचे 1 से 1/3 हो गया ना, हाफ 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 और 1 1 और 1/3 4/3। तो 4 नीचे और 3 ऊपर चला गया। चलिए तो ये कट गया हमारे पास कितनी बार? ये कट गया 15 बार। तो 15 × 3 = 45, यानी एवरेज चाल कितनी आ गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा पूरे की यात्रा में एवरेज चाल। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय हमने निकाल लिया। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे इस टेस्ट के लिए कि दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 70% दूध है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि 45% दूध बन जाए? तो 75% आपको दूध दे रखा है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो अगर मैं निकालूं तो 75% का मतलब कितना हो गया हमारे पास? 75% का मतलब 3 और 25% वाटर यानी 1 हो गया। अब बोल रहा है कितना और पानी मिलाया जाए कि 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। तो अगर दूध को 45% करना है तो 45 ये होगा, 45 और ये 55 हो जाएगा। तो 5 से काटा 9:11। अब देखो मिलाना क्या है? पानी मिलाना है। तो पानी मिलाना है तो दूध की मात्रा क्या रहनी चाहिए दोस्तों? समान रहनी चाहिए। तो दूध की मात्रा समान करेंगे। तो मिल्क समान किया तो ऊपर 3 से गुणा कर दो। चलिए तो 3 × 3 = 9, 9:3। तो 9 का 9 और ये बढ़ कितना गया? ये बढ़ गया 8। तो देखो यहाँ पर 9 और 3 12। तो यहाँ पर 300 ml किसके बराबर है? 300 ml 12 के बराबर। देखो ना दूध कितना है? 9, पानी कितना है? 3, 9 और 3 12, 12 बराबर 300 और बढ़ कितना गया? 8। तो 8 का मान हमें निकालना है। ये कटा 4 से 2 बार, ये कट गया 3 बार, 3 से कट गया 100 बार। तो 100 × 2 कितना हो गया? 200 ml यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, आप कितने भी एग्जाम दीजिए सब में ये क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं 25 ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं क्योंकि हर एग्जाम में ऐसा होता है कि बस हमें स्पीड मेंटेन करते हुए चलना होता है कि स्पीड को हम कैसे बना के रखना है। तो जहाँ जहाँ मैं कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ एक्स्ट्रा आपको मैं सिखा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये लेक्चर ये टेस्ट समझ अच्छा लगा होगा। तो आप दोस्तों से शेयर करेंगे, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।